जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, साजिद तार साहब भारत से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आखिर क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं, अब ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। साजिद तार साहब हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है, वो अमेरिका में रहते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि साजिद तार साहब आखिर माफ़ी मांगना क्यों चाहते हैं भारत से। ये वीडियो जो है डॉक्टर कमर चीमा का है, तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले। ताट साहब, अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है। ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है। और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा? खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं। चलो चाइना तो ठीक है, राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट, सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी। क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं, और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे ख्याल में। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही, मेरा ख्याल। मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा। इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकोनॉमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। तो उस कंट्री को कहना कि यू डोंट नो व्हाट द इमिग्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही है, उनको कहा जाए कि यू आर सफरिंग ड्यू टू द बैड इमिग्रेशन पॉलिसीज। लेकिन इस वक्त चीमा साहब, जो मैं मुसलसल देख रहा हूं कि भारत के खिलाफ एक लॉबी जो है वो वेस्ट के अंदर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। ना सिर्फ यहाँ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब वो दे हैव स्प्रेड। और उसमें मेरा ख्याल जो मजीद अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो भारत की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा ख्याल है वो वेस्ट को पसंद नहीं आ रही। मेरा ये इनसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से इजरायली जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है, किस तरह चलाओगे भाई आप? गूगल अपना किस तरह चलाओगे? माइक्रोसॉफ्ट अपना किस तरह चलाओगे? फेडेक्स किस तरह चलाओगे? फेडेक्स का हेड भी इस वक्त भारतीय निजात। 300 पॉलिसी रिलेटेड बाइडेन साहब की अपनी अपॉइंटमेंट है, इंडियन अमेरिकन है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीछे आप क्या करोगे फिर? ये इनको सोचना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट जब इतने हाई लेवल रैंकिंग बंदा जब देता है, तो उसके पीछे कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस बेस के ऊपर ये बातें कर रहे हो। भारत की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ मोदी साहब है, बीजेपी है। आज फिर दोबारा अगर कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, जितनी तरक्की की खत्म हो जाएगी उनकी। मैं बिल्कुल, मैंने बड़े इसके रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूं। चीमा साहब, सबसे पहले तो नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म।
मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत को जो है वो नेशनलिज्म है, सबसे बड़ा तोहफा, चाहे कैसे भी है, आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन ये कि दिस इज व्हाट द फैक्ट कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म की तरफ लेकर गए हैं, उन्होंने नेशनलिस्ट झंडा अपना चलाया है आगे, जो उनकी कामयाबी का सीक्रेट बना है, और यही बिल्कुल यहां भी होगा। और यूरोप जा रहा है, बिल्कुल उसी साइड पे जा रहा है यूरोप। लेकिन हमारे इस वक्त ऋषि सोनक साहब के हालात ठीक नहीं है वहां पे। उनकी रवांडा पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है कि जो पॉलिटिकल असाइली है हमको उन्हें वहीं रखेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाएंगे रवांडा को इन लोगों को वहां रखने के लिए, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन इमिग्रेशन ने उनको, इलीगल इमिग्रेशन ने उनको भी तंग कर रखा है इस वक्त। इकॉनमी बहुत बुरी है इस वक्त यूके की, अगर देखा जाए यूरोप के अंदर सबसे जो वर्स्ट इकॉनमी इज परफॉर्मिंग इज यूके इकॉनमी। लेकिन फ्यूचर अगर देखा जाए तो चीमा साहब, अमेरिका इस वक्त गोइंग थ्रू द अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े बुरे सियासी बुरहान का शिकार है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की स्टेटमेंटें देने से पहले 2 दफा सोचना चाहिए कि लोग आपको किस लेंस से देख रहे हैं। आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, उसके बाद आपके पांव नहीं लगे। ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स में इस वक्त 22 या 24 कंट्री है जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाना चाहता है। रेड सी के अंदर रेड सी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहां भारत के शिप्स जाके अपने ट्रेड को सेव कर रहे हैं। और दूसरा अगर देखा जाए, गाजा की जंग आपके कंट्रोल में नहीं है, सऊदी अरेबिया आपसे परेशान है, चाइना, मैं जिस तरह आपको बताया कि हर दूसरा बड़ा लीडर इस वक्त चाइना जा रहा है। जो पहले कैंप डेविड आते थे लोग, अब वो चाइना जाना शुरू हो चुके हैं। तो अगर चीमा साहब, और 2 चीजें, पहले पेट्रो डॉलर कहा जाता था, अब पेट्रो युआन की टर्म आ चुकी है। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो डॉलर अपने आप को किस तरह सेव कर पाएगा? अगर पेट्रोल की ट्रेड भी होगी युआन के अंदर, और उसके बाद सारे ईरान सऊदी अरेबिया की डीलें भी होंगी अगर चाइना के अंदर, अगर अल-फतह और हमास भी मिल रहे हैं चाइना के अंदर, तो मैं पूछूंगा बाइडेन साहब आप पकौड़े बना रहे हैं? अगर वॉशिंगटन डीसी से या अमेरिका की बड़ी कंपनियों से आप भारतीय निकाल दें तो जीरो, शाम को बैंक्रप्सी दे देंगे अमेरिकन कंपनियां भी दे देंगी। तो इनको ये बातें करने से सोचना चाहिए पहले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारा अपना फ्यूचर क्या है। आपका एक एक्स प्रेसिडेंट जो 3 साल आपने उसको नहीं छेड़ा, जो ही उसने अपनी सदारती कैंपेन का ऐलान किया है, आपने 90 केसेस उस पर कर दिए। रोजाना आप उसको बिठा के क्रिमिनल कोर्ट के अंदर दुनिया को बताते हैं कि दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव, और उसके बाद आप अपनी देख लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं। अपने स्टूडेंटों को आपने जो हालत कर दी है, हर दुनिया के हर शहर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 1 मिनट के लिए अगर सोचा जाए ये चीजें भारत के अंदर हो रही होती हैं आज, तो क्या वेस्टर्न मीडिया ने क्या करना था? लेकिन अपना बस लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के ऊपर उनके ह्यूमन राइट्स के ड्रामे बना लेते हैं, चीजें कभी पाकिस्तान के ऊपर कभी भारत के ऊपर ह्यूमन राइट्स के, लेकिन अपने अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हालात है? कोई हालात नहीं चीमा साहब। दोस्तों, जो बाइडेन ने कहा है कि भारत जेनोफोबिक कंट्री है, जिसकी वजह से भारत की ग्रोथ नहीं हो रही है, यही बात लेके साजिद ताड़ साहब जो है भारत से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा वो कैसे बोल रहे हैं कि भारत की ग्रोथ नहीं हो रही है। भाई, भारत की जीडीपी ग्रोथ इस बार लगभग 8% के करीब में रही है और अमेरिका की 2%, और वो बोल रहे हैं कि भारत की ग्रोथ नहीं हो रही है और अमेरिका की ग्रोथ हो रही है। मतलब उल्टा बहा रहे हैं नदी को, उल्टे में उनकी ग्रोथ कम है, हमारी ग्रोथ ज़्यादा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में है जो बाइडेन साहब। चलिए, आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।